जय हिंद दोस्तों। क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 6 को कवर कर रहे हैं हम लोग, वीवर, आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स। देखिए लास्ट के पार्ट में ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया में क्राफ्ट और इंडस्ट्री की कहानी हम लोगों ने समझी कि ब्रिटिश रूल किस तरीके से दो इंडस्ट्रीज़ पर, टेक्सटाइल पर और आयरन स्टील पर फोकस करती है। दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें लेट 18th सेंचुरी की, तो कंपनी इंडिया से जो गुड्स हैं, जो सामान है, उन्हें ले रही थी और इंग्लैंड और यूरोप के बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर दे रही थी, निर्यात कर दे रही थी। इनसे इन्हें जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसे काफ़ी मुनाफा हो रहा था। और इसके बाद हमने समझा कि किस तरीके से, इससे पहले तो हमने इंडियन टेक्सटाइल की बात की कि किस तरीके से इंडियन टेक्सटाइल बूम करता है, और इसके बाद हमने समझा कि किस तरीके से जो मुस्लिम वर्ल्ड है ये इंडियन वर्ल्ड से देखने को मिलता है, जो वाइट करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से हमने कैलिको की बात की थी कि कैलिको जो है वो भी कालीकट से डिराइव्ड है, और ये जो कॉटन टेक्सटाइल, कैलिको बेसिकली एक कॉटन टेक्सटाइल होता है, तो ये जो कैलिको है ये कालीकट से डिराइव्ड है। और इस तरीके से ये जो कॉटन टेक्सटाइल है ये भारत से अलग अलग देशों में, यूरोप के, निर्यात किए जा रहे थे। दोस्तों 1720 में अगर आप देखें तो जो ब्रिटिश सरकार है वो एक लेजिस्लेशन पास करती है जिसके तहत इंडिया से जो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किए जा रहे थे उन्हें बैन कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जो इंडियन टेक्सटाइल है वो इंग्लिश टेक्सटाइल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद थे और इस वजह से इनका मार्केट बिल्कुल सिक्योर था। तो अब जो इंग्लिश प्रोड्यूसर हैं, जो ब्रिटेन में रह रहे हैं और वहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपने लिए एक सेफ मार्केट चाहते थे, क्योंकि अगर इंडिया से टेक्सटाइल आता और भारी मात्रा में तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इस तरीके से जो 1720 में जो कैलिको एक्ट आता है, देखिए इस पर बहुत बार सवाल पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि 1720 में जो कैलिको एक्ट पास किया जाता है, कैलिको का मतलब हमने बात कर ली ऑलरेडी, ये टेक्सटाइल है। और ये जो वर्ड, ये किस वर्ड से डिराइव्ड है? कालीकट वर्ड से। तो ये जो कैलिको है, इसके तहत, कैलिको एक्ट के तहत जो ब्रिटिश सरकार है वो एक ऐसा लेजिस्लेशन पास करती है जिससे जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल है, चिंज, उसे बैन कर दिया जाता है इंग्लैंड में। दोस्तों 1764 में स्पिनिंग जेनी के इन्वेंशन की बात की जा रही है, लेकिन जोन के दिया गया। देखिए ये पर्टिकुलर फैक्ट मेरी एनसीईआरटी बुक में गलत है, आप अपने एनसीईआरटी बुक से मिला सकते हैं। ये जोन के नहीं है, बेसिकली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता नहीं ये कैसे यहाँ पे गलत है, बट ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर फैक्ट 11th क्लास की जो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री आती है, 12th क्लास की एक्चुअली, क्योंकि 11th क्लास में तो मेनली एंशिएंट मिडीवल है, तो यहाँ पे ये कवर की गई है। इसे हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं डिटेल में, क्योंकि ये बहुत दफ़े एग्जाम में पूछा गया। अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ एनडीए का, यहाँ भी पूछा गया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के दौरान किन्होंने फ्लाइंग शटल लूम को डिजाइन किया। तो देखिए फ्लाइंग शटल लूम बेसिकली जॉन के द्वारा डिस्कवर किया गया था, डिजाइन किया गया था, और इस तरीके से जॉन के का जो नाम है वो फ्लाइंग शटल लूम के साथ एसोसिएटेड है, ना कि स्पिनिंग जेनी के साथ, क्योंकि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। तो इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है इसे समझ लीजिए। देखिए ये सबसे पहले स्पिनिंग जेनी, फ्लाइंग शटल, ये चीज़ें जो आविष्कार की गई, इनसे जो कॉटन इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर पाती है। सबसे पहले फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन देखने को मिलता है 1733 में जॉन के द्वारा। इससे पहले क्या होता था? इस आविष्कार से पहले जो धागा होता था वो वीवर के हैंड में, इन द वीवर हैंड हैड टू कैरीड स्लोली अक्रॉस एंड थ्रू द अदर थ्रेड प्लेस लेंथवाइज। तो इस तरीके से वार्प करना पड़ता था और इससे काफ़ी डिफिकल्टी आती थी। तो फ्लाइंग शटल से क्या हुआ कि ये जो धागा लगाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जल्दी हो गई, तो इससे वीवर का आउटपुट डबल हो गया। और इसी तरीके से जो 1764 में जो खोज की गई स्पिनिंग जेनी की जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा, तो इससे ये देख सकते हैं आप 8 थ्रेड्स एक साथ स्पिन किए जा सकते थे ट्रेडिशनल मेथड के मुकाबले। तो इसके पीछे आप और स्टोरीज देखेंगे कि ये जब चीज़ें डिस्कवर की जाने लगी तो बहुत व्यापक मात्रा में इनका विरोध किया गया। बहुत बार महिलाएं इन यंत्रों को तोड़ रही थी। इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो ट्रेडिशनल तरीके से धागे बना रहे थे, सूत काट रहे थे और जो कपड़े बना रहे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगता है, राइट। और इसके बाद देखिए 1769 में वाटर फ्रेम का आविष्कार किया जाता है रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। और यहाँ पर आप देख
सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। 128 धागे एक ही बार में स्पिन किए जा सकते हैं। और भी आगे यंत्र देखने को मिलेंगे, जैसे क्रॉम्पटन म्यूल आता है जो कि वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी को मिला करके बनाया जाता है, जिसका नाम सैमुअल क्रॉम्पटन के नाम पर रखा गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से स्पिनिंग इंडस्ट्रीज़ में बढ़ावा देखने को मिला। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट अगर आपके बुक में गलत है तो इसे आप सुधार सकते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हमने देखा जेम्स हारग्रीव्स इन 1764, ईयर बिल्कुल सही है। और जॉन के ने किस चीज़ की खोज की बताइए? जॉन के ने फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया। और भी बहुत सारे परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से ये फैक्ट्स पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन अलग अलग यंत्रों के आविष्कार के बाद 1830 के दशक तक जो ब्रिटिश कॉटन है वो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंचने लगता है। इनफैक्ट जो 1880s का दशक है इसमें जो 2/3 कॉटन क्लोथेज इंडियंस के द्वारा जो पहने जाते हैं वो ब्रिटेन में प्रोड्यूस किए हुए होते हैं। तो एक सफ़र 1720 का, और इसी के एक शताब्दी यानी लगभग 100 वर्षों के बाद आप देख सकते हैं 1830 के दशक में यहाँ पे कैल्को एक्ट लाया जाता है कि नहीं भैया अब अगर ब्रिटेन में इंडियन टेक्सटाइल आया तो इससे हमारा नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा, ऐसा ब्रिटेन का कहना था। और यहीं 1830 के दशक में कहानी पूरी पलटी जा चुकी है और यहाँ पे उल्टे ब्रिटेन से काफ़ी भारी संख्या में इनफैक्ट जो 2/3 कपड़े हैं वो यहाँ पे भारत में लाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडियन टेक्सटाइल है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 1830 के दशक में भी हैंडलूम वीविंग देखने को मिलती है। बिकॉज देखिए हाथ से अलग अलग तरीके की जो इंट्रिकेट बॉर्डरिंग की जाती है और भी अलग अलग तरीके के क्लॉथेस बनाए जाते हैं, जो पैटर्न देखने को मिलता है, इन पैटर्न को मशीनों से बनाना संभव नहीं था, राइट। और ये पैटर्न वाले क्लॉथेस देखिए बहुत ज़्यादा डिमांड में तब भी थे, आज भी अलग अलग आपको पता होगा अलग अलग तरीके के जो पैटर्न होते हैं कपड़ों में जो अलग अलग क्षेत्र विशेष में फेमस है, वैसे कपड़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस वजह से ये कंप्लीटली डाई नहीं होता इंडिया। इनफैक्ट 19वीं शताब्दी में अगर आप देखें तो सोलापुर, मदुरई, ये जो शहर है ये इंपॉर्टेंट वीविंग सेंटर के रूप में उभर करके आते हैं। और बाद में नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी लोगों को इंपोर्टेड टेक्सटाइल यानी जो विदेशों से जो कपड़े आ रहे हैं उन्हें बॉयकॉट करने की सलाह देते हैं, और जो हाथों से जो खादी कपड़े बनाए जाते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने का सलाह दी जाती है। और इस तरीके से खादी एक नेशनलिज्म का प्रतीक बन के सामने उभर करके आता है। और चरखा हमें पता है चरखा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के भी काम आता है, और इस तरीके से हमारे ट्राई कलर फ्लैग में भी ये रखा जाता है। दोस्तों जैसे हमने बात की बहुत सारे लोग यहाँ पे जो वीबर और स्पिनर हैं ये इन्हें सही कीमतों में वीविंग वगैरह फ़ायदा नहीं मिलता, तो ये अपना लाइवलीहुड जो वीविंग वाले काम है वो बेसिकली छोड़ देते हैं। बहुत सारे वीवर्स यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबरर बन जाते हैं, कुछ लोग शहर की तलाश में बेटर वर्क की तलाश में चले जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे अफ्रीका के प्लांटेशन वाले बागानों में चले जाते हैं, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। तो इस तरीके से जो कुछ हैंडलूम वीवर हैं वो अपना काम न्यू कॉटन मिल में ढूंढते हैं, और कुछ जो न्यू कॉटन मिल की भी अभी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में नए नए कॉटन मिल स्थापित किए जाते हैं। दोस्तों 1854 में आपको पहला कॉटन मिल इंडिया में देखने को मिलेगा जो कि एज अ स्पिनिंग मिल सेटअप किया जाता है बॉम्बे में। और इस तरीके से फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी बॉम्बे हैड ग्रोन अप एज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। यानी इंग्लैंड और चाइना से जो रॉ कॉटन मटेरियल के लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बनता है एक्सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से बॉम्बे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में आता है जो कि रॉ कॉटन को इंडिया से बाकी देशों में यानी इंग्लैंड, चाइना, इन देशों में एक्सपोर्ट करता है कॉटन। और दोस्तों एक बात आपने भूगोल यानी ज्योग्राफी में भी पढ़ी होगी कि जो वेस्टर्न इंडिया में बेसिकली महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन रीजन में जो मिट्टी देखने को मिलती है वो काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, जिसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। और देखिए 1900 तक आते आते अलग अलग शहरों में और भी बहुत सारे मिल्स फंक्शन करने लगते हैं। बहुत सारे यहाँ पे पारसी और गुजराती बिजनेसमैन के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। देश के अलग अलग शहरों में भी स्थापित किए जा रहे हैं कॉटन मिल्स। आप देख सकते हैं जो पहला मिल अहमदाबाद में देखने को मिलता है 1861 में, एक साल के बाद कानपुर में, और इस तरीके से अलग अलग शहरों में बहुत सारे कॉटन मिल्स खोले जा रहे हैं। दोस्तों देखिए शुरुआत करना काफ़ी नहीं था। शुरुआत के दशकों में ये जो कॉटन जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ हैं बेसिकली इनमें काफ़ी सारी समस्याएं फेस की जाती है। जैसे एक तो जो चीफ टेक्सटाइल इंपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटेन से काफ़ी सस्ती कीमतों में, इससे कम्पीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था जो यहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी उनके द्वारा। और बहुत सारे देशों में जो सरकार है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हैवी ड्यूटी लगा देती है इम्पोर्ट्स पर। तो यानी अगर इंडिया से कोई वस्त्र किसी प्रकार का
भेजा जा रहा है बाकी देशों में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरीके से ये बेसिकली कंपटीशन को एलिमिनेट करना चाहती थी अपने देशों में। और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में देखने को मिलती है वो लोकल इंडस्ट्रीज़ को इस तरीके का प्रोटेक्शन देने के लिए मना करती है। लेकिन फिर भी जो कॉटन इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो जो पहला बूम देखने को मिलता है वो तब देखने को मिलता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी सारे टेक्सटाइल इंडिया से ब्रिटेन इंपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमने समझा, अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं। देखिए ये लेट 18th सेंचुरी में टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड है, इसे आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर, और यहाँ पे देख सकते हैं आप रिटन विथ गोल्ड ऑन द स्टील हैंड ऑफ टीपू स्वॉर्ड और कोटेशन फ्रॉम द कुरान विद मैसेजेस अबाउट विक्ट्रीज इन वॉर। देखिए द टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान के विषय में हमने काफ़ी डिटेल से समझ रखा है ऑलरेडी। इसके लेक्चर्स भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जा करके सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आज मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, देखते हैं आपको कितना याद है क्योंकि रिविज़न बहुत ज़रूरी है। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? इसे आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो स्वॉर्ड देखने को मिल रही है ये हाई कार्बन स्टील वुड्स की देखने को मिल रही है। तो वुड्स उस टाइम पे साउथ इंडिया में लगभग हर जगहों पे प्रोड्यूस होता था। और ये फ्रांसिस बुकानन के विषय में देख सकते हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय होता है। 1800 में ये मैसूर का टूर पे जाता है और इस टाइम पे ये देखते हैं कि किस तरीके से उस मेल्टिंग फर्नेसेज हैं, इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा वुड्स स्टील का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो वुड्स बेसिकली एक एंजिलाइज्ड वर्जन है यानी इंग्लिश वर्जन है उक्कू का, जो कि कन्नड़ा वर्ड है। इस तरीके से हुक्कू जो कि तेलुगु वर्ड है, तेलुगु और तमिल में, मलयालम में उरुक्कू। तो इन सभी का मतलब स्टील होता है और इस तरीके से जो वुड्स है वुड्स स्टील इसका नाम पड़ता है। तो जो वुड्स का प्रोडक्शन इसमें काफ़ी स्पेशल टेक्निक लगती है आयरन को रिफाइन करने की, लेकिन इंडिया में आयरन स्मेल्टिंग काफ़ी टाइम से काफ़ी कॉमन है, 19th सेंचुरी के दशक से ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट बिहार और जो सेंट्रल इंडिया है यहाँ पे पर्टिकुलरली हर डिस्ट्रिक्ट में आपको स्मेल्टर देखने को मिलेंगे। स्मेल्टर का मतलब बेसिकली जो लोहे से पिघला करके अलग अलग तरह के यंत्र बनाए जाते हैं। तो इनमें जो लोकल डिपॉजिट है ओर का उसका इस्तेमाल किया जाता है आयरन को प्रोड्यूस करने में। दोस्तों ये सेंट्रल इंडिया के विलेज का एक इमेज है जहाँ पे अगरिया कम्युनिटी रहती है। अब देख सकते हैं कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर। तो लेट 19th सेंचुरी में बहुत सारे फेमाइंस देखने को मिलते हैं ड्राई ट्रैक्स में। सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे अगरिया आयरन स्मेल्टर काम करना बंद कर देते हैं, अपने गाँवों को छोड़ देते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे कामों की तलाश में। ये बात की जा रही है यहाँ पे लेट 19th सेंचुरी की। देखिए लेट 19th सेंचुरी में जो आयरन स्मेल्टिंग का क्राफ्ट है ये डिक्लाइन में होता है, हाशिए पे आता है, हाशिए पे आ जाता है और बहुत सारे गांव में फर्नेसेस फेल्ड इनटू डिस्गाइज एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम डाउन। तो बहुत ज़्यादा जो आयरन प्रोडक्शन है वो घट जाती है। इसके पीछे का देखिए एक इंपॉर्टेंट रीज़न तो ये होता है कि जो न्यू फॉरेस्ट लागू किए जाते हैं, जिसके विषय में हमने बहुत डिटेल से चैप्टर 4 में कवर किया था। और इसके तहत बेसिकली जो कॉलोनियल गवर्नमेंट होती है इनके द्वारा लोगों को जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उनमें एंटर करने के लिए मना किया जाता है। तो जब अब रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए मना कर दिया जाएगा तो किस तरीके से आयरन स्मेल्टर, लकड़ियां, चारकोल, इन चीज़ों के बिना आयरन स्मेल्टिंग का जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और बहुत सारे जगहों में द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट बट द आयरन स्मेल्टर हैड टू पे अ वेरी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो इनसे इनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती थी, काफ़ी ज़्यादा घट जाती थी। तो एक फैक्टर तो हमने देख लिया कि जो अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट लॉ लगाए जा रहे थे तो इनसे लोकल पीपल आयरन की प्रोडक्शन सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे थे। तो इसके अलावा एक रीज़न और देखने को मिलता है कि लेट 19th सेंचुरी में जो आयरन और स्टील है ये ब्रिटेन से भी इंपोर्ट किया जाने लगा। तो इससे जो इंडिया के आयरन स्मिथ हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट आयरन का इस्तेमाल करके यूटेंसिल और बाकी चीज़ें जो बर्तन और अलग अलग तरीके के इंप्लीमेंट्स बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ, इससे डेफिनेटली जो आयरन प्रोड्यूस किया जा रहा था लोकल स्मेल्टर के द्वारा इनकी डिमांड काफ़ी घट गई। दोस्तों ना बात करते हैं आयरन और स्टील फैक्ट्री जो कि इंडिया में स्थापित की गई। देखिए 1904 की ये बात है, अप्रैल का गर्मियों का महीना होता है और चार्ल्स वेल्ड जो कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है, इसके साथ दोराब जी टाटा सफ़र कर रहे होते हैं छत्तीसगढ़ में। तो इनका बेसिकली मोटिव होता है कि आयरन और डिपॉजिट्स की तलाश की जाए और ये काफ़ी महीने दे हैड स्पेंड मैनी मंथ ऑन अ कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर सोर्सेज ऑफ गुड आयरन। तो अच्छे आयरन की तलाश में ये अपने काफ़ी महीने बिताते हैं और इस तरीके से जमशेदजी टाटा डिसाइड करते हैं कि काफ़ी सारा आयरन इंडस्ट्री, एक बड़ा आयरन और स्टील इंडस्ट्री इंडिया में स्थापित किया जाए। लेकिन जब तक यहाँ पे फाइन क्वालिटी आयरन और नहीं देखने को मिलेगी तो इस तरीके का एक इंडस्ट्री स्थापित करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा।
तो इसी तरीके से सफ़र के दौरान वेल्ड और दोराबजी टाटा जी जो यहाँ पे होते हैं, ये एक स्मॉल विलेज में पहुँचते हैं और एक ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन को देखते हैं कि ये आयरन ओर को काफ़ी जगहों में कैरी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अगरिया कम्युनिटी की बात की जा रही है। व्हेन आस्क्ड वेयर दे हैड फाउंड द आयरन ओर, द अगरियाज पॉइंटेड टू अ हिल इन द डिस्टेंस। तो ये बेसिकली इनके द्वारा बताया जाता है कि हिल के विषय में दिखाया जाता है और इस तरीके से ये लोग जब इस हिल में पहुँचते हैं तो इन्हें यहाँ पे देखने को मिलता है कि काफ़ी सारा आयरन ओर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है बेसिकली राजहार हिल्स। तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी राजहार हिल्स। तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर का मटेरियल पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने के पीछे जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलेगी वो ये कि ये जो क्षेत्र था वो बिल्कुल सूखा था और पानी बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता। लेकिन और इस तरीके से कुछ सालों के बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर एक और फैक्ट्री स्थापित की जाती है जमशेदपुर में बेसिकली, जिसका नाम होता है टाटा आयरन स्टील कंपनी। आज की डेट में दोस्तों टाटा आयरन स्टील कंपनी के विषय में समझ लीजिए थोड़ा। ये एक मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी है जमशेदपुर में और हेडक्वार्टर बेसिकली मुंबई में देखने को मिलेगा और ये टाटा ग्रुप का एक पार्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्थापना की गई है 1907 में। तो यहाँ पे जैसा हमने बात की सुवर्ण रेखा नदी जो कि जमशेदपुर में देखने को मिलेगी और जो सुवर्ण रेखा नदी के तट पर इसे स्थापित करने का फ़ायदा ये हुआ कि इन रिवर के द्वारा काफ़ी पानी जो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए इनसे ये सप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों टिस्को को एक बिल्कुल परफेक्ट टाइम में सेटअप किया जाता है क्योंकि लेट 19th सेंचुरी में इंडिया स्टील इंपोर्ट कर रहा था जो कि ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे। तो रेलवे के एक्सपेंशन के बाद और भी जो ह्यूज मार्केट मिलने लगा इंडिया को, तो ब्रिटेन फॉर रेल्स दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस, तो इस टाइम पे ब्रिटेन के द्वारा प्रोडक्शन की जा रही थी। तो लेकिन जब ब्रिटिश एक्सपर्ट यहाँ पे है तो इन्हें काफ़ी डाउट भी होता था कि गुड क्वालिटी का स्टील इंडिया में शायद ही प्रोड्यूस किया जा सकेगा। देखिए 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है तो ब्रिटेन में जो स्टील प्रोड्यूस किए जा रहे थे ये यूरोप में जो डिमांड थी वॉर के टाइम पे इसे ही खपत करने में लग जा रही थी। तो इससे जो ब्रिटिश स्टील इंडिया में आ रहा था वो काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हो जाता है और इंडियन रेलवे टिस्को की तरफ रुख करती है रेल की सप्लाई के लिए। तो जैसा कि कई सालों तक हमें पता है 4-5 सालों तक यह युद्ध चलता है और 1919 में अगर आप देखें 5 सालों के बाद तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो 90% स्टील टिस्को से ही खरीद रही थी और इस तरीके से टिस्को सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री बन जाता है ब्रिटिश एम्पायर का। दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही है और ये इन सवालों के आंसर आप कर सकते हैं, काफ़ी सरल सवाल हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।